नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से उसी क्लास को आगे जारी रखेंगे जो हम संघ सरकार पे बात कर रहे थे। तो आज फिर से हम बात करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम बात की थी संघ सरकार, यानी हमने सदन के बारे में बात कर ली थी, संसद के बारे में बात कर चुके थे। आज हम उसके दो जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बारे में बात करेंगे। दो सदन मैंने आपको बताया, एक होता है लोकसभा और एक राज्यसभा। आज जो हमारा टॉपिक है वो लोकसभा पर जारी रहेगा। तो अब लोकसभा पे बात करते हैं। तो जैसा नाम से आपको दिख रहा है, लोक यानी लोग, सभा यानी लोगों की सभा। ऐसे सदस्य इसके अंदर आते हैं, लोगों के प्रतिनिधि आते हैं जिन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन करके इस सदन में भेजती है और वो सरकार के रूप में काम करके लोगों के लिए कानून बनाते हैं, उनके भले के लिए काम करते हैं। तो लोकसभा जैसा नाम है, लोगों का सदन, या इसका एक और नाम है जो सर्वाधिक बार पूछा जाता है, तो वो है इसको निम्न सदन भी कहा जाता है और इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है और इसे लोगों का सदन भी हम कहते हैं। ये तीन इसका आपको उपनाम याद रखने, लोगों का सदन, अस्थायी सदन और निम्न सदन। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? इस लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कार्यकाल नॉर्मली 5 साल होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे इस अवधि से पूर्व ही समाप्त कर सकते हैं। इसका नहीं, अस्थायी नहीं है। उल्टा इसके राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन इसको आप पहले से ही राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इसे भंग कर सकते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा का गठन कैसे होता है। अब लोकसभा के गठन की बात करें तो हमारा संविधान का आपको एक आर्टिकल याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में वर्णन है। कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। अब उस अनुच्छेद में स्ट्रक्चर बताया गया कि लोकसभा क्या होगी। लोकसभा संसद का निम्न सदन होगा और इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएंगे और संविधान के अनुसार इन सदस्यों की संख्या, संविधान इन सदस्यों की संख्या बताता है 552। तो सवाल, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। कब तक? 2026 तक। उसके बाद नया परिसीमन होगा, उसके बाद इस संख्या को चेंज किया जा सकता है। अभी ये जो संख्या है 1971 की पॉपुलेशन जो काउंटिंग हुई थी, सेंसस हुआ था, उसके अनुसार है। तो संविधान में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है 530 सदस्य राज्यों से आएंगे, यानी स्टेट से आएंगे, और जो पीछे जो आपके 20 सदस्य बचे, वो 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से आएंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। 530 और 20 ये 550 हुए। पीछे बचे दो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और किस व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा? तो वो मनोनीत होने वाले दो लोग आंग्ल भारतीय होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे। जो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे वो आंग्ल भारतीय होंगे। आंग्ल भारतीय का मतलब हुआ वह व्यक्ति जिसके पूर्वज यूरोपियन हो, किसी भी यूरोपियन कंट्री से, माता या पिता में से कोई एक यूरोपियन कंट्री में से होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है वो फॉरेनर हो और भारत में उसको क्या किया जाए, आंग्ल भारतीय व्यक्ति, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको हमें वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वर्तमान में सिटीजन होना चाहिए भारत का, लेकिन उसके माता पिता या पूर्वज जो पहले कहां रहते हो, यूरोप में रहते हो। इसको आप समझ सकते हो ब्रिटिश प्रभाव है, आज भी मनोनीत होते हैं। 2020 में एक ऑर्डिनेंस आया था, उसमें शायद इसको हटाने की पहल चल रही है। तो संविधान में टोटल 552 सदस्य, 530 राज्य से, 20 सदस्य आपके यूनियन टेरिटरी से, 2 सदस्य आपके मनोनीत होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि वर्तमान स्थिति क्या है, यानी वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 552 सदस्य नहीं है। जो टोटल संख्या है इन सदस्यों की वो 545 सदस्य हैं जो आते हैं। इसमें से 543 सदस्य तो निर्वाचित होकर आते हैं और यूनियन टेरिटरी से और स्टेट से अलग अलग से क्या आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं। प्लस 2 ये जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन है, आंग्ल भारतीय है, ये क्या होकर के आते हैं, आपके मनोनीत होते हैं। तो ये 2 निर्वाचित हो जाएंगे
ये दो मनोनीत हो जाएंगे, 543 क्या हो जाएंगे आपके निर्वाचित। निर्वाचित का अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति जिसे जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना, उसे हम निर्वाचित कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से किस आधार पर चुनते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से उसको चुनने के लिए हमारे पास में एक विधि होती है जिसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके तहत हम केंद्र सरकार में जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा में, उनको विधानसभा में सरपंच या जो भी लोकल बॉडीज होती है उनके चुनाव में हम लोग इनको क्या करते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत हम क्या करते हैं? लोगों को चुनते हैं। पहले इसकी जो उम्र थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है वो भारतीय जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, यानी जिनका नाम मतदाता सूची में है, वो व्यक्ति वोट कर सकता है। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपके पास में आपका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। जब आपका मतदाता सूची में नाम होगा तब आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकारी हो जाएंगे और आप उसमें वोटिंग कर सकते हैं। तो 18 साल उम्र अब है। पहले ये जो उम्र है ये कितनी थी? पहले ये 21 वर्ष थी, जिसको 1979 में क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। तो अब वर्तमान में 18 साल से ऊपर व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम है वो चुनाव में यहाँ पे वोट दे सकता है। 543 में से 543 के आएंगे, निर्वाचित होके आएंगे। अब ये 543 होंगे, इनके लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आवंटित कर दिए जाते हैं, यानी भारत के पूरे भारत को राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज है उनको अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में डिवाइडेड कर दिया जाता है। जैसे बाड़मेर जैसलमेर एक लोकसभा क्षेत्र हो गया, यहाँ इन दोनों जिलों के ऊपर एक व्यक्ति लोकसभा सदस्य बन सकता है, यानी सांसद बन सकता है, जिसे लोग वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट देंगे। तो टोटल कितने लोकसभा क्षेत्र हो जाएंगे? तो कितने लोग चुन करके आते हैं? 543 आते हैं, तो वो 500। सर्वाधिक जो लोकसभा क्षेत्र है वो आपको ध्यान रखने हैं, सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र यूपी में है, जहां से 80 सांसद चुन करके आते हैं। आपको किसका याद रखना है? अपने को याद रखना है राजस्थान में, यानी हमारे राजस्थान में कितने लोकसभा क्षेत्र है, यानी कितने लोकसभा सांसद वहां जाते हैं। तो राजस्थान में जो लोकसभा क्षेत्र है वो है 25। आप जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33 है। तो जब 25 सीटें हैं तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जिनको हमें क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा, एक लोकसभा क्षेत्र बनाना पड़ेगा। इसी कारण बाड़मेर और जैसलमेर के लिए अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होकर के एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। जैसे कैलाश चौधरी है जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो एक ही होते हैं। ऐसे कैसे टोटल राजस्थान से कितने जाते हैं? 25 जाते हैं। यूपी से कितने आते हैं? 80 आते हैं। गुजरात से कितने आते हैं? 26 आते हैं। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग आएंगे, टोटल 543 आएंगे। अब इसमें भारत का चुनाव आयोग है, वो यहाँ पे चुनाव करवाता है। भारत का चुनाव आयोग आप जानते हो 3 सदस्य ही होता है, एक मुख्य चुनाव आयोग, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उनका जिम्मेदारी होती है कि भारत में इनके चुनाव करवाए। अभी पीछे चुनाव हुए थे 2019 में, आपने देखा होगा। तो अब इसमें जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग पार्टियां यहाँ पे चुनाव में भाग लेती है, जिन्हें हम राजनीतिक पार्टियां कहते हैं। तो वो राजनीतिक पार्टियां भाग लेगी, वो सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी और उन कैंडिडेट्स को जो जनता जिन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट देंगे। यहाँ पे सिस्टम कौन सा लगता है? एक सिस्टम होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुना, जैसे हम राष्ट्रपति को सुनते हैं एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पड़े, यहाँ वो नहीं होता है। यहाँ जो सिस्टम लगता है वो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? जो सबसे आगे वही जीता। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चुनाव में आपके सामने आपके 3 कैंडिडेट खड़े हो गए, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी, और मान लो वहां पे 10 लाख टोटल वोट है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी उस लोकसभा क्षेत्र में। तो जिसको सर्वाधिक वोट मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए को 6 लाख वोट मिल गए, बी को 3 लाख वोट मिल गए और सी को 1 लाख वोट मिल गए, तो कौन विजेता है यहाँ पे? तो विनर है वो ए है, क्योंकि उसको 6 लाख सर्वाधिक वोट मिल रहे हैं। और इसको कहते हैं जो सबसे आगे वही जीता। इसके आधार पे यहाँ पे जीत फाइनल होती है और फिर वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन जाता है। अब टोटल 545 सदस्य आएंगे, यहां पे अलग अलग क्षेत्रों से लोग सुनते हैं। अब सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा के अंदर बहुमत का होना आवश्यक है, और वो बहुमत का आंकड़ा क्या है वो आपको ध्यान रखना है। कहां पे जाके किसी भी सरकार को मेजोरिटी प्राप्त हो जाएगी ताकि वो सरकार वहां पर फॉर्म कर सके। तो इसके लिए जो मेजोरिटी पॉइंट है दैट इज 272 सीट्स। जिस पार्टी को 545 सीटों में से या 543 सीटों में से 272 सीटें मिलेंगी, उस पार्टी की सरकार बनेगी। फॉर एग्जांपल 2019 का अगर हम
इलेक्शन देखें तो उसमें आपने देखा होगा बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली थी, वो क्या है 272 से ऊपर है। तो आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी जी, वो कहां से आपके ऐसी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उनके पास में लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है। तो ये 272 का आंकड़ा है, ये जादुई आंकड़ा। इससे अगर कम सीटें प्राप्त होती है किसी पार्टी को तो वो अलायंस बनाते हैं, यानी गठबंधन बना के आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बीजेपी का गठबंधन देखें, एनडीए होता है, जो एनडीए है उनकी वो अगर उनका नहीं सरकार बनती है बहुमत से, तो वो वहां पे क्या करते हैं, अलायंस को मिला करके वहां पे सरकार बनाते हैं। अब यहां जब ये 545 सदस्य आ जाएंगे तो 543 चीजों को सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर द्वारा क्या दिला दी जाएगी, शपथ दिला दी जाएगी। और 2 सदस्य अगर राष्ट्रपति को उचित लगे तब उनको क्या कर दिया जाएगा, मनोनीत कर दिया जाएगा। इस तरह से लोकसभा क्या हो जाएगी, गठित हो जाएगी। कार्यकाल आपको पता है 5 साल। अब ये जो बहुमत का आंकड़ा है, अगर सरकार कब भंग होती है, सरकार अगर अल्पमत में आ जाए, यानी सरकार के पास में क्या नहीं हो, ये 272 सीटें नहीं हो, अल्पमत आने पे ये लोकसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। और उसके बाद में फिर से चुनाव होंगे। तो इस आधार पर आप समझ सकते हो कि लोकसभा एक महत्वपूर्ण सदन है जो लोगों का रिप्रेजेंट करता है, किसके अंदर, हमारे संसद के अंदर। तो इससे आगे जो जानकारी है वो अगले वीडियो में हम